बस बस, ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा आपको आवाज आ रही है, प्लीज चैट पे बता दीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे चलिए जी। चलिए बेटा, आज जो है हम अपना बिजनेस साइकिल टॉपिक खत्म करने वाले, और बिजनेस साइकिल टॉपिक खत्म करते हैं हमारा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हमें वापस जाना है फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट पे जो हमने स्किप करा था, राइट बेटा। अगर मैं आपसे बात करूं बिजनेस साइकिल की, तो जल्दी से ना पहले बिजनेस साइकिल को रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने इसकी 3 हेडिंग डन करी है। सबसे पहला मीनिंग, फेजेस और फीचर। जब मैंने आपको बिजनेस साइकिल का मीनिंग बताया था बेटा, तो उसमें मैंने आपको 4-5 चीजें बताई थी कि बिजनेस साइकिल जो है वो क्या होती है, रिदमिक फ्लक्चुएशन। क्या होती है बेटा, रिदमिक फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो फेस करती है ऑफ अ इकोनॉमी, जो वो एक्सपीरियंस करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो रिदमिक फ्लक्चुएशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में होगी ऑफ एन इकोनॉमी, जो एक्सपीरियंस करेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और क्योंकि बिजनेस साइकिल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है बेटा, इसलिए इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ये बात समझ आती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस साइकिल होती है बेटा, उसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं, और उसमें 4 फेजेस है। फेज नंबर 1 जो होता है उसे बोलते हैं एक्सपेंशन, अपस्विंग या रिकवरी। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपेंशन, अपस्विंग या रिकवरी। अब फेज 1 में विच इज एक्सपेंशन, क्या होता है सर, 5-6 चीजें बताई थी। सबसे पहली चीज थी जो कोड एसपी है वो क्या करेगा, राइज, मतलब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट, इनकम, प्राइस, इनकम, हर लेवल पे प्रॉफिट वगैरह सब कुछ इंक्रीज होगा। ये बात समझ आती है। एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या होगा बेटा, फुल, एम्प्लॉयमेंट इज फुल, प्रोडक्टिविटी इज एट मैक्सिमम लेवल, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज 0, और कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट अगर है तो या तो वो फिक्शनल होगी या फिर वो स्ट्रक्चरल। 5 चीजें याद हो गई। सबसे पहला पॉइंट आपका जो है कोड एसपी राइज करेगा, सेकंड फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, प्रोडक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट पे होगी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज 0, और कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट है या तो फिक्शनल है या फिर वो स्ट्रक्चरल। फिर अपन सेकंड फेज पे आए थे, दैट इज पीक बूम प्रोस्पेरिटी। क्या बोला, पीक बूम प्रोस्पेरिटी। क्या बोला बेटा, पीक बूम प्रोस्पेरिटी। अब इसमें टेक्निकली ये होता है कि पीक इज दी मैक्सिमम, टॉप या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल होता है। टॉप बोले, हाईएस्ट बोले, मैक्सिमम पॉइंट बोले। पीक में होता ही है कि क्योंकि आपने एक्सपेंशन में फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लिया, तो आपके जो इनपुट्स है ना, जितने भी लेबर्स है वो लग चुके ऑलरेडी, तो इनपुट्स को फाइंड करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इनपुट के प्राइसेस विल राइज, एज अ रिजल्ट आउटपुट के प्राइस विल राइज, बट इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फिक्स्ड। उसकी वजह से कंज्यूमर अपनी डिमांड को क्या करेगा, डिक्रीज, और वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स नेसेसिटी। ये बात समझ आती है। उसके बाद बेटा थर्ड फेज आता है विच इज कॉन्ट्रैक्शन, डाउनस्विंग, रिसेशन। कॉन्ट्रैक्शन, डाउनस्विंग, रिसेशन। अब इसमें क्या होता है, ये जो डिमांड का फॉल है, डिमांड का फॉल प्रोड्यूसर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, और जो डिमांड कम हुई होती है लेकिन सप्लाई जो है वो उसी लेवल पे मेंटेन होती है। इसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में एक मिसमैच क्रिएट होता है, डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई ज्यादा। इसकी वजह से प्राइस क्या होता है बेटा, कम। एज अ रिजल्ट पूरा का पूरा कोड एसपी क्या होने लग जाता है, फॉल। प्राइस कम हुआ, डिमांड कम है तो वो सप्लाई कम करेगा, उसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा, प्रोडक्शन कम, इंप्लॉयमेंट कम, इनकम कम, प्रॉफिट कम, एवरीथिंग विल फॉल। ये बात समझ आती है, ठीक है। अब इसमें पंगा ये होता है ना कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद प्रॉब्लम ये आती है कि ना कंज्यूमर जो है वो अभी भी प्राइस के कम होने पे भी डिमांड बढ़ाता नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस में क्या आएगा, फर्दर फॉल आएगा, और वो अपनी परचेजेस को पोस्टपोन करता रहता है। और जब वो एक्सट्रीम लेवल पे वो कर देता है तो हम अपने फेज 4 पे पहुंच जाते हैं, दैट इज ट्रॉ या डिप्रेशन। ट्रॉ या डिप्रेशन। अब इस फेज में इट इज सीरियस फॉर्म ऑफ रिसेशन, या बोलेंगे एक्सट्रीम रिसेशन होता है। यहां पे ग्रोथ रेट क्या होता है बेटा, नेगेटिव, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिक्लाइन रैपिडली। यहां पे फर्म शटडाउन हो सकती है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज हाईएस्ट। चारों फेज में से इनवॉलंटरी सबसे ज्यादा किसमें होती है, ट्रॉ या डिप्रेशन। और सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करता है, कैपिटल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। कैपिटल एंड, एमसीक्यू आ सकता है बेटा, कैपिटल गुड्स को तो करेगा करेगा, और कंज्यूमर में वो जो ड्यूरेबल है या बोलो सेमी ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल को इफेक्ट नहीं करता क्योंकि वो नेसेसिटीज में आता है। यहां तक कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है बेटा। उसके बाद अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गए थे, दैट इज फीचर्स। फीचर्स को भी प्लीज अच्छे से रखना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर, और आपको ढंग से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फीचर नंबर 1 हमने बताया था, अकर पीरियोडिकली, लेकिन रेगुलरिटी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी क्या सेम रहेगी या वेरी कर सकती है, वेरी कर सकती है। सेकंड बताया था फेजेस कैसे होते हैं बेटा, डिस्टिंक्ट, लेकिन हर एक फेज की लेंथ भी कैसी है, नॉट डिफाइनाइट। कैसी है, नॉट डिफाइनाइट। थर्ड इज व्हाट, परवेसिव इन नेचर। परवेसिव मतलब हर लेवल पे लगेगा।
ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होगा। फिर ये वाला पॉइंट आपको अभी पता है, मोर प्रोन ज्यादा इफेक्ट करता है कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स पे, कहां लेस इफेक्ट करता है, एग्रीकल्चर एंड नेसेसिटीज पे। उसके बाद क्या इसकी कोई यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स है? नो सर। क्या यूनिफॉर्म कॉजेज है? नो सर। मतलब मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मल्टीपल कॉजेज है, बहुत सारे हैं। उसके बाद इफेक्ट करता है सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, मतलब हमने देखा था क्या सिर्फ प्राइस फॉल हुआ था या पूरा कोडिस भी पूरा, तो सारे वेरिएबल्स को इफेक्ट करेगा। कंटीजियस एंड इंटरनेशनल नेचर में अगर एक कंट्री फेस करेगी तो उससे बाकी कंट्रीज तक फैलेगा, इंटरनेशनल नेचर। और क्या ये मजाक है? सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इसके, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है सर। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, इकोनॉमी लेवल नेगेटिव जा रहा है, आप मजाक थोड़ी है, तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। ये बात समझ आती है बेटा? कोई दिक्कत यहां तक? पहले बताओ ये क्लियर है एकदम? तो मैं आगे बढ़ाऊंगा और आज हमें बस दो छोटे छोटे टॉपिक करने हैं, इंडिकेटर्स एंड कॉजेस। कॉजेस तो फेवरेट क्वेश्चन है भाई, पक्का दो क्वेश्चन बनेंगे कॉजेस में 100%, और मैं बता दूंगा कौन से बनेंगे, उन्हीं में से बनेंगे, गारंटेड है। मतलब ऊपर नीचे एक आधा हो सकता है, लेकिन कॉजेस में तो पक्का दो क्वेश्चन है, और 90% चांसेस है कि वही से उसी टॉपिक से उठा के देगा एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो थोड़ा फोकस रखना, नोटिंग का गेम है सारा, बाकी समझना तो आपको इजी है, समझ आ जाएगा। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है पक्का? अब हम हेडिंग में जाते हैं बेटा, अगली हेडिंग डालेंगे आप मेरे साथ। इंडिकेटर्स ऑफ, हाँ आज खत्म हो जाएगा, टाइम से खत्म हो गया, तो हम इसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे। 30 के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन है बुक के पीछे, एक बार लगा देंगे, क्योंकि मुझे आप पता क्या लग रहा है, आपके साथ टेस्ट में ये हो गया ना कि आप ना क्वेश्चन ढंग से पढ़ नहीं पा रहे अभी। मुझे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रही है, कोई नहीं, वो तो मैं ठीक कर दूंगा जब अपन सिलेबस खत्म कर लेंगे। उसके बाद मैं आपके पूरे मॉड्यूल सॉल्व करवाऊंगा, स्कैनर वगैरह सब अपन बैठ के सॉल्व करेंगे, तो आपको क्वेश्चन की ना फील पता लगेगी, क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। आप उसमें लैग कर रहे हो अभी बहुत बड़े लेवल पे, और उसका बेस ही यही है बेटा, आपको नोट्स को बहुत अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा। नोट्स के बाद आपको मॉड्यूल को बहुत अच्छे लेवल पे रीड करना पड़ेगा, गो थ्रू कर रहा है, रट्टे नहीं लगाने, याद बस उतना करना है जितना नोट्स में है, उसके अलावा बुक में सारा कंटेंट बस गो थ्रू करना है। एक आधा क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा आ जाए तो आप देख लो उसे, ठीक है। और उसके बाद जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आप सिर्फ टेस्ट के लिए नोट्स पढ़कर आ जाओगे बेटा, वो नहीं है सफिशिएंट, क्योंकि नोट्स में आपको बस डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें है, ठीक है। क्वेश्चन कभी डायरेक्टली नहीं आएंगे, इतना क्वेश्चन मजे लेकर आएंगे। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन देने लग गया ना, जो टेस्ट बताया था अभी सॉल्व करवा दिया आपको, क्या हाँ सर ये पता था हमें, गारंटेड है कि क्वेश्चन आपको पता होगा, लेकिन बस वही आपको कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो सीधी बात नहीं कर रहा था, वो टेढ़ी बात कर रहा था थोड़ा, ठीक है। हमने एमपी में पढ़ा था तो वो एमसी में लेके चला गया, ये धोखे हो रहे थे आपके साथ। चलो अभी डिस्कस करते हैं इसको। पहला पाओ इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। अब देखो बेटा, समझो समझो, सबसे पहला यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये टर्म क्या है बेटा? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है जनरल सेंस में? इसको हटाओ अभी। इंडिकेटर्स मतलब क्या? जो इंडिकेट करते हैं, जो खतरा आने वाला है। अच्छा, इंडिकेटर सिर्फ खतरे को इंडिकेट करता है क्या? ये कह रहा है कि जो खतरा आने वाला है अच्छी चीजों को भी, तो इसने इसने ऐसे बोल दिया कि सर कोई खतरा, ऐसा जरूरी नहीं है। इंडिकेटर्स दोनों वे में हो सकते हैं। अरे अगर पॉजिटिव आने वाला है उसको भी इंडिकेट करेगा, नेगेटिव आने वाला है उसको भी इंडिकेट करेगा। बेसिकली बेटा इंडिकेटर जो है ना, वो एक टूल है। क्या? एक तरह का टूल, एक ऐसा टूल है जो फ्यूचर में जितनी भी चेंजेस आने वाले हैं उसे प्रिडिक्ट कर देता है। अभी फ्यूचर में जो चेंजेस आने वाले हैं उसे क्या कर देता है बेटा? प्रिडिक्ट। जनरल सेंस में बता रहा हूं, एक टूल है जो फ्यूचर में चेंजेस को प्रिडिक्ट कर रहा है। अब यहां पे वो इंडिकेटर किसका है बेटा? बिजनेस साइकिल। अच्छा, बिजनेस साइकिल में कौन से चेंज आते हैं? उसके फेजेस, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, पीक, ये सब चेंजेस है ना। तो बिजनेस इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल का मतलब है कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसे मेजर्स जो आपकी बिजनेस साइकिल में कैसा चेंज आने वाला है, या मैं ऐसे बोलूं कि इकोनॉमी किस फेज में जाने वाली है, उसे प्रिडिक्ट करेंगे। उसे क्या करेंगे? प्रिडिक्ट। मतलब एक्सपेंशन आने वाला है, उसके बाद पीक आएगा, अब ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन आएगा, उसे प्रिडिक्ट करेंगे, उन्हें बोलते हैं इंडिकेटर्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या इंडिकेटर जो है वो 100% एक्यूरेट होंगे? भाई प्रिडिक्शन तो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ी आगे पीछे हो सकता है उन्होंने बोला 1 मंथ में रिसेशन आएगा, हो सकता है 3 मंथ में आ रहा है, बट आ जाएगा, राइट। तो इंडिकेटर्स हमेशा हमें एक अप्रोक्सीमेशन बेसिस पे आइडिया देते हैं, ये कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होते। ये बात समझ आती है पक्का बेटा? पहले इंडिकेटर्स को लिखते हैं थोड़ा सा, आपने हेडिंग डाल दी। अब पहले मैं इंडिकेटर्स लिखवा रहा हूं आपको, इंडिकेटर्स लिखेंगे। डेफिनेशन, इंडिकेटर्स आर, और लिखो रे, बातें मत करो, पाप लगेगा। इंडिकेटर्स आर
the tools which measures the business cycle and predict where the economy is headed towards. ये मेजर करता है, अरे ये मेजर करता है बिजनेस साइकिल को और प्रिडिक्ट करता है कि इकोनॉमी जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। प्रिडिक्ट करता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस वर्ड को अंडरलाइन करना। प्रिडिक्ट बोल रहा है बेटा, प्रिडिक्ट का करने का मतलब क्या है, लिख लो साइड में, नॉट 100% एक्यूरेट, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई एक्यूरेसी नहीं है, 100% प्रिडिक्ट कर रहा है, वो फ्लक्चुएट हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है बेटा? इंडिकेटर्स जो है लाइन के सेंटर में लिखना, इंडिकेटर्स इसी के नीचे। इंडिकेटर्स को आप बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड करोगे। इंडिकेटर्स को आप बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला लिखेंगे, 3 टाइप के होते हैं बेटा। सबसे पहला लिखो लीडिंग इंडिकेटर्स, सेकंड लिखो बेटा लैगिंग इंडिकेटर्स, और थर्ड लिखेंगे कंकरेंट और कंसाइडेंट इंडिकेटर्स। ये अभी अभी आया बेटा, अभी आया सुबह सुबह। कंकरेंट या इसको एक और नाम से बोलते हैं कंसाइडेंट। अबे हमेशा से था, पागल है क्या? अबे भाई जब से तुम्हारा सीए फाउंडेशन आया तब से आया हूँ। क्यों नहीं आया? नहीं, लास्ट टाइम नहीं आया, लास्ट टाइम इस पे क्यों गुस्सा कर रहा है? मैंने थोड़ी बनाया पेपर, लिखा है। अब देखो इंडिकेटर्स 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपको दिखाऊंगा, बट पहले समझना पड़ेगा ये है क्या। बहुत बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इंडिकेटर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, लीडिंग, लैगिंग, कंकरेंट। बेटा लीडिंग इंडिकेटर्स का मतलब है ये ना प्रॉपर इंडिकेटर होते हैं। प्रॉपर इंडिकेटर है फ्यूचर में जो होने वाला है, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब बाकी सारी चीजें नहीं, बिजनेस साइकिल से रिलेटेड। फ्यूचर में बिजनेस साइकिल में क्या होने वाला है, इकोनॉमी का कैसा डायरेक्शन जाने वाला है, ये आज बता देगा। उसे क्या बोलते हैं बेटा? लीडिंग इंडिकेटर्स। मतलब ये प्रॉपरली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है, 100% एक्यूरेट नहीं है। लीडिंग इंडिकेटर बस हमें एक आइडिया दे रहा है कि फ्यूचर में बिजनेस साइकिल का ऐसा बिहेवियर हो सकता है। ये बात समझ आती? पक्का एकदम? हाँ जी। ना 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 रुको ना, ये आपको इंडिकेट कर रहा है बिजनेस साइकिल कैसे जाएगा, पहले ही मतलब एक प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि अगले महीने रिसेशन आएगा, एक्सपेंशन आएगा, व्हाटएवर। जब मैं लैगिंग इंडिकेटर की बात कर रहा हूं, सेकंड वाले लैगिंग, बेटा लैगिंग इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स है जो बिजनेस साइकिल का बिहेवियर बताएंगे लेकिन बाद में। मतलब रिसेशन हो गया तो ये बताएगा कि रिसेशन लास्ट मंथ आया था। ये बात समझ आती है? ये स्टेटमेंट देता है कि रिसेशन 1 महीने बाद आने वाला है, वो लीडिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन होने के बाद आपको इंडिकेट करता है। तो यार ये ना आपकी मॉड्यूल की बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्या एक्चुअल में कोई इंडिकेटर है? अबे इंडिकेटर तो होता है ना जो आपको फ्यूचर के लिए इंडिकेट करे, बट आपकी मॉड्यूल में डाला हुआ है। ये बात समझ आती है? ये आपको क्या बताएगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन, फ्यूचर बता रहे हैं आपको। ये बताएगा कि व्हाट हैज हैपेंड, पहले क्या हो चुका है। और कंकरेंट का मतलब होता है जो अभी चल रहा है। ये लास्ट वाला
बिजनेस साइकिल की साइमल्टेनियसली पोजीशन बताएगा कि अभी करंटली एक्सपेंशन चल रहा है, अभी करंटली पीक चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, ये अभी यानी प्रेजेंट की बात करेगा। तो मैं 3 शब्दों में बताऊं ना, लीडिंग इंडिकेटर हमें फ्यूचर बताएंगे बिजनेस साइकिल का, लैगिंग इंडिकेटर हमें पास्ट बताएंगे कि क्या फेजेस चले गए थे, और कंकरेंट जो है हमें साइमल्टेनियसली यानी प्रेजेंट बिहेवियर बताएगा कि अभी क्या चल रहा है। ये बात समझ आती है? तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि भाई वो डेफिनेशन दे देगा कि ये वाले इंडिकेटर कौन से होते हैं जो हमें फेज में चेंज होने के बाद बताते हैं। कौन बाद में बताता है? लैगिंग, ये पहले बताता है, और ये बताता है कैसे? साथ साथ। सेकेंड जो इसे क्वेश्चन बनता है, जो सबसे फेवरेट है, वो है एग्जाम्पल का। इन सबके अपने अपने एग्जाम्पल्स है, और उन एग्जाम्पल्स को दे देंगे कि भाई जो जीडीपी है या इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो इन्फ्लेशन इज एग्जाम्पल ऑफ कंकरेंट इंडिकेटर। तो वो कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, आपको पंगे नहीं लेने बिल्कुल भी। ठीक है, आप अगर इसको सोचोगे ना तो बहुत वास्ट हो जाएगा सिलेबस, की बहुत सारे चीजें होती है और बहुत सारे इंडिकेटर्स है, किसको किस में डाले। आपके आईसीआई मॉड्यूल में, अभी मैं मॉड्यूल दिखाऊंगा, एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट में नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको सिर्फ वही एग्जाम्पल याद करना है, पेपर में सिर्फ वही आएंगे, उनके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, 110%। तो आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। 4-5 एग्जाम्पल यहाँ होंगे, 4-5 यहाँ, 4-5 यहाँ, आपको बस देख लेना कि ये इसमें है, ये इसमें, ये इसमें। कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है? लिखना स्टार्ट करें, पक्की बात ना। इंडिकेटर्स क्या है बेटा? 3 कैटेगरी में, लीडिंग, लैगिंग, कॉन्करेंट। लीडिंग इंडिकेटर हमें क्या बता रहे हैं? फ्यूचर में बिजनेस साइकिल कैसा बिहेव करेगी। लैगिंग इंडिकेटर हमें क्या बता रहे हैं? पास्ट में बिजनेस साइकिल ने कैसा बिहेव करा है। और कॉन्करेंट, अभी प्रेजेंटली साइमल्टेनियसली साथ साथ बिजनेस साइकिल कैसे चल रही है। ये बात समझ आती है? अगर एक्सपेंशन आया तो एकदम से कॉन्करेंट बता देगा एक्सपेंशन चल रहा है अभी। कोई दिक्कत? लिखिए इसे बेटा। आइए भाई, सबसे पहले लीडिंग में आऊं, लीडिंग में आइए जी। हो गई है, क्यों? सिर्फ एग्जाम्पल देना पड़ेगा मुझे। लीडिंग में हो भाई, लगा दो ब्लू वाली, वाईफाई नहीं आ रहा हूँ नहीं, अभी तो चल रहा है। अच्छा, इसमें लिखो भाई, पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। पॉइंट नंबर 2 लिखो, लीडिंग इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स measures economic factor that changes before the economy starts to follow a particular pattern और ट्रेंड। वर्ड पे फोकस करना। लीडिंग इंडिकेटर्स वो है, वो इकोनॉमिक फैक्टर जो चेंज होते हैं बिफोर, मतलब इकोनॉमी में कोई चेंज आने से पहले ही वो चेंज होके दिखा देते हैं, और ये प्रिडिक्ट कर रहा है व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिजनेस साइकिल में क्या होने वाला है ऑन अ फ्यूचर डेट। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लिखा, लीडिंग इंडिकेटर्स कॉमा दो वाइडली यूज्ड, दो वाइडली यूज्ड to predict changes, to predict changes in the economy, comma, are not always accurate, are not always accurate। ठीक है, नॉट ऑलवेज एक्यूरेट का मतलब है कि अगर रिसेशन इसने बताया कि 1 महीने बाद आ रहा है,
तो वो एक हफ्ते बाद भी आ सकता है, एक साल बाद भी आ सकता है, और हो सकता है आए भी ना। तो ये कभी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, ये एक बस प्रोडिक्शन है, फोरकास्टिंग है, जो फ्लक्चुएट कर सकती है। ये बात समझ आती है बेटा? इसके बाद लास्ट आप इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा प्लीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, लिखो चेंजेस इन स्टॉक प्राइस, चेंजेस इन स्टॉक प्राइस, कॉमा न्यू ऑर्डर्स फॉर कैपिटल, जी न्यू ऑर्डर्स फॉर कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स। अगर कोई इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब भाई एक्सपेंशन वाला फेज आने वाला है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन आने वाला तब तो कैपिटल गुड्स को सब छोड़ देना, कैपिटल गुड्स तब कोई लेता नहीं है। तो अगर आपके न्यू मशीनरीज वगैरह के नए नए ऑर्डर आए जा रहे हैं, इसका मतलब इकोनॉमी सही चल रही है, बूम पे चल रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये आपके वो गए, ये दो आपके दे रखे बुक के उसमें टेबल में। लेकिन जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे ना, एक छोटा सा होमवर्क आज दूंगा आपको घर के लिए, पहले आप मेजर तो ये दो रखो, अभी बताऊंगा बाकी। लैगिंग पे आओ भाई, लैगिंग पे आओ फटाफट। लीडिंग पे आ गए, अब लैगिंग पे आ जाओ जल्दी से। लैगिंग इंडिकेटर्स में लिखेंगे, पहले देखो व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड। देखो लैगिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स reflect economy's historical performance, historical performance and changes in these indicators are observable only after an economic trend or pattern has already occurred। बेटा यहां पे वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, आफ्टर। लीडिंग वाले में कोई ट्रेंड आने से पहले ही आपको ये इंडिकेट करते हैं, बट जब मैं बात कर रहा हूं लैगिंग की, तो वो ट्रेंड आने के बाद ही आपको अलर्ट कर पाएंगे। दीज आर लैगिंग। पॉइंट नंबर 3 लिखना, इन सिंपल वर्ड्स variables that change, variables that change after the real output changes। नेक्स्ट पॉइंट, लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग में लिखना है, हाँ ठीक है। लीडिंग इंडिकेटर्स सिग्नल दी, हाँ लैगिंग में लिखना है, ये लैगिंग का पार्ट है। लीडिंग इंडिकेटर्स सिग्नल दी onset of business cycle, comma lagging indicators, lagging indicators confirm this trend। ये बात समझ आई आपको? लास्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है भाई? लीडिंग जो है वो एक स्टेटमेंट दे रहा है कि अगले महीने एक्सपेंशन आने वाला है, और लैगिंग इंडिकेटर्स उसको कंफर्म कर देगा
ये प्रूव करके। समझ आओ मेरी बात, क्योंकि ये तो इवेंट होने के बाद बताता है ना। तो लीडिंग ने एक स्टेटमेंट दी कि अगले महीने रजिस्ट्रेशन आएगा, रजिस्ट्रेशन आ गया, और उसके अगले दिन क्या बताएगा लीडिंग कि पिछले महीने जो लैगिंग लीडिंग ने बोला था वो सही है। बिजनेस साइकिल। अब सोची गंदी है तुम्हारी यार, तेरा और कहीं नजर नहीं गई उसकी वहीं। मार्जिनल कॉस्ट में भी बार बार सर एमजी क्या एमजी क्या एमजी बताओ सर छोटा। ये हो गया। अच्छा इसके एग्जांपल में आ जाना, बस कंट्रोल। एग्जाम्पल पे आओ बेटा, इसके एग्जाम्पल लिखो प्लीज। एग्जाम्पल पे ध्यान रखना पूरा। अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ये सब लैगिंग के एग्जाम्पल है। ये सब लैगिंग के एग्जाम्पल है। अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अबे वही है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। देखिए 3 एग्जाम्पल दिए हुए। ठीक है लिख लिया। अब आ जाओ लास्ट कंकरेंट पे। लास्ट आ जाइए कंकरेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज कोइंसिडेंट। कंकरेंट और कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स, ये आपको ऑलरेडी पता है बेटा। ये क्या बताता है, ये प्रेजेंट बताता है। तो पॉइंट नंबर 1 लिखो, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग। पॉइंट नंबर 2, occur simultaneously with the business cycle movement। ना अगर साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल मूवमेंट, उसके साथ साथ चलता है। पॉइंट नंबर 3 लिखो, इट शोज, तू समझ गया ना जो मैं मुझे लीडिंग इंडिकेटर दे रहा हूं, तूने कैच कर लिया ना मुझे, बस अच्छी बात है। इट शोज करंट स्टेट ऑफ द बिजनेस साइकिल, इट शोज करंट स्टेट ऑफ द बिजनेस साइकिल। बेटा ये साइमल्टेनियसली लिखा है, क्या हो गया? तुम्हें स्पेलिंग नहीं आती क्या साइमल्टेनियसली की? पक्का? मुझे नहीं आती ना। अब इसके आगे देख लेना, इसके आगे स्पेस नहीं है ना, या ऐसे भी समझ सकते हो मुझे इतनी तक आती है। इट शोज करंट स्टेट ऑफ द बिजनेस साइकिल। लास्ट लिख लो पॉइंट नंबर 4, एग्जांपल जीडीपी, जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये कंकरेंट के है। यहां तक किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा प्लीज जल्दी से कंफर्म देंगे, क्या यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? इंडिकेटर्स एकदम क्लियर है तीनों, जल्दी से बताएंगे। लीडिंग, लैगिंग एंड कंकरेंट विच इज ऑल्सो नोन एज कोइंसिडेंट। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा जल्दी बताइए प्लीज चैट में, यस और नो। ठीक है हनी यस, अंजलि यस, गुड। क्लियर है भाई यहाँ तक? एकदम क्लियर। आप छोटा सा एक होमवर्क देख लो, छोटा सा। तुम्हें पता है होमवर्क ज्यादा देता नहीं हूँ, पहली बार दिया था बहुत तगड़े लेवल पे डिसअपॉइंट कर दिया था। हाँ तो अभी भी नहीं दे रहा, तू तू मत करियो, ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क है, मतलब ऐसा कोई नोट्स नहीं बनाने। आप जब इस चैप्टर में जाओगे ना बेटा, चैप्टर में ऑलमोस्ट जब चैप्टर खत्म होने वाला होगा, सेकंड लास्ट टॉपिक आएगा इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स में आपको ऐसा ही एक चार्ट दिखागा। ये चार्ट बना होगा, इतना नहीं बना होगा, उसमें बस एग्जांपल लिखे होंगे। वो एग्जांपल जो टेबल पे लिखे हैं वो तो मैंने लिखवा दिए। 99% चांसेस है कि टेबल वाले एग्जांपल्स आते हैं। बट जब आप इस टेबल के नीचे बुक में जाओगे ना, तो
छह लाइन के पैराग्राफ दिए, 3, लीडिंग का एक पैराग्राफ, लैगिंग का और कंकरेंट का। जो मैंने लिखवाया वही लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, लिखना विखना कुछ नहीं है, बस वहां पे ना हर पैराग्राफ में एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो बाकी ये तो है ही, जैसे ये 2 यहां लिखे तो पैराग्राफ में भी 2 तो है ही, उसके आगे 1 या 2 एड ऑन हो सकता है, इस बार की बुक में हो। प्लीज करंट बुक में जो भी एग्जाम्पल्स पैराग्राफ में लिखे हैं उन्हें मार्क करके इसमें एड ऑन कर लीजिएगा, प्लीज बोल रहा हूं, पक्का चांसेस है कि जो एड ऑन होते हैं वही आएंगे। मिला आपको बुक में? मिल गया ना? बस कॉमन एग्जाम्पल नहीं बेटा, जनरली तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि जैसे स्टॉक प्राइसेस है वो लीडिंग भी हो लैगिंग भी हो, मतलब इधर कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है। क्लियर है? होमवर्क समझ आ गया? आज बुक में जाएंगे, प्रेजेंट बुक में आप ऑनलाइन चेक कर लेना अगर आपके पास नहीं है तो, उसके पीडीएफ में 3 पैराग्राफ होंगे, प्लीज तीनों पैराग्राफ के जो एग्जांपल्स है उन्हें ऐड ऑन कर लेना बेटा इस लिस्ट में। क्वेश्चन बनेगा तो करंट वाली बुक से ही बनेगा, एकदम क्लियर है बेटा? ये तो होंगे ही। आ जाओ लास्ट टॉपिक पे जल्दी से, चैप्टर खत्म हो गया जी, लास्ट टॉपिक पे आ जाइए फटाफट से और अपन निपट जाएंगे, फिर तुम्हारी जिंदगी सफल है। हेडिंग डालो भाई, लास्ट टॉपिक, हेडिंग डालेंगे लास्ट टॉपिक, हेडिंग है कॉजेज ऑफ, अबे चुप रहे, तो बोले हेडिंग डालना लास्ट टॉपिक। मैंने बोला हेडिंग डालेंगे, फिर वहां पे फुल स्टॉप आ गया था बीच में। लास्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। हमने फीचर में देखा था, क्या कोई यूनिफॉर्म कॉज होता है? मैंने बताया ना, एक फिफ्थ पॉइंट था, कि कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉजेज आर नॉट यूनिफॉर्म्स। फीचर भी बहुत सारे, कॉजेज भी बहुत सारे। अब देखो कॉजेज का मतलब ये है कि बिजनेस साइकिल में जो फ्लक्चुएशन होती है ना, वो क्यों होती है, क्या रीजन है? बहुत सिंपल से रीजन है, आपकी बुक में जब आप जाओगे तो आपको सारे रीजंस का, एक एक कॉजेज का छोटा छोटा 2-2 लाइन में लिख के पैराग्राफ दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कॉजेज की हेडिंग याद करनी है और कौन सा कॉज किसने दिया है, बस वो याद करना है। इसमें से, इसको तो भाई इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसमें से एक इंटरनल कॉज आएगा, साइकोलॉजिकल कॉज, मैं स्टार बनवा दूंगा बेटा, उसमें से हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, हर अटेम्प्ट में, ठीक है। डिवाइड करते हैं पहले कॉजेज को बेटा, आप 2 पार्ट में कैटेगराइज करो। सर तो ऐसे बोल भी गए सारे अटेम्प्ट कर लिए। ओए बेटा तू घर आराम से जाइयो, तुझे पता नहीं है, बदमाश है वो, उठा लेगी ना। कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल बेटा, 2 कॉज डिवाइड करेंगे आप बिजनेस साइकिल में चेंज आने के। एक होते बेटा इंटरनल कॉज और दूसरे होते बेटा एक्सटर्नल कॉज। हाँ भाई, टाइम टू टाइम डाल रहा हूँ, सब अपलोडेड है, आज की क्लास की अभी नहीं है, वो हो रही है अभी, देखो। कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल बेटा, बिजनेस साइकिल में चेंजेस आने के 2 रीजन है, फर्स्ट है इंटरनल कॉस्ट, फिर क्या आपके एक्सटर्नल कॉस्ट। नाम से पता लग रहा है इंटरनल कॉस्ट का मतलब है जो आपकी इकोनॉमी के अंदर के मामले हैं, आपकी इकोनॉमी के अंदर के मामले इंटरनल कॉस्ट हो गए। ये मामले आपके कंट्रोल में होंगे नहीं होंगे, आपकी इकोनॉमी के अंदर है। एक्सटर्नल कॉस्ट जिसपे आपकी इकोनॉमी का कोई कंट्रोल नहीं है, लाइक वॉर, बेस्ट एग्जांपल। भाई अगर 2 कंट्रीज की वॉर हो रही है, जैसे अभी बीच में रशिया की वॉर हो रही थी, अब जब रशिया का पंगा हो गया वहां पे, तो हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है क्या वो इफेक्ट नहीं होंगे? चाहिए हमारे कंट्रोल में, तो दीज आर एक्सटर्नल कॉजेज, दीज आर एक्सटर्नल कॉजेज। तो कॉजेज को अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, पहला इंटरनल कॉज, सेकंड एक्सटर्नल कॉज। इंटरनल कॉज जो इकोनॉमी के अंदर हो रहे हैं और हमारे कंट्रोल में है, एक्सटर्नल कॉज जो इकोनॉमी के बाहर हो रहे हैं और इनमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। क्लियर है बेटा? इंटरनल कॉज नहीं है। और वैसे हाँ अभी इतने पीक पे नहीं चल रही, बट हाँ करंटली भी स्टेटस तो है ही चलने वाला। पहले इंटरनल कॉस्ट पे आओ, सिर्फ नाम नाम लिखने नहीं, पहले बता रहा हूँ सिर्फ नाम नाम, मत पढ़ना बुक से, मैं बता रहा हूँ नहीं पढ़ने की जरूरत, जो होगी मैंने बता दिया लीडिंग लैगिंग का, इसको नहीं पढ़ना कुछ भी। गो थ्रू तो करना ही है। अगर आपको अपनी संतुष्टि के लिए गो थ्रू करना है कर लेना, इसको गो थ्रू करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद करना है। अच्छा भाई इंटरनल कॉस्ट पे आओ, नंबर वन फ्लक्चुएशंस, इन इफेक्टिव डिमांड।
फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड, आपकी इकोनॉमी में डिमांड की जो फ्लक्चुएशन होती है, क्या उससे बिजनेस साइकिल इफेक्ट नहीं हो सकती? भाई अगर अर्जेंटली में कंज्यूमर ने डिमांड को फॉल कर दिया तो रिसेशन नहीं आएगा। अगर एकदम से कंज्यूमर ने डिमांड को बहुत हाई कर दिया तो एक्सपेंशन नहीं आएगा, आएगा ना? अगर एकदम से डिमांड गई ऊपर तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे, सप्लाई ऊपर जाएगी, सप्लाई बढ़ाने के लिए वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट, तो डिमांड में फ्लक्चुएशन आना भी क्या बिजनेस साइकिल को इफेक्ट कर सकता है? यस। तो एक कॉजेज हो गया। और इंटरनल में क्यों? क्योंकि भाई इकोनॉमी तो डिमांड करेगी ना, कोई एक्सटर्नल फैक्टर थोड़ी है। सेकंड आओ बेटा, सेकंड इंटरनल कॉस्ट, फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट। आपकी इकोनॉमी के अंदर लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी बिजनेस साइकिल के फेजेस को बताता है। ये भी एक कॉजेज है और ये भी इंटरनल कॉजेज है। प्लीज अच्छे से लिखना, इंटरनल कौन से, एक्सटर्नल कौन से। थर्ड आएंगे बेटा, वेरिएशंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। वेरिएशंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट आपकी इकोनॉमी में कैसे मनी को स्पेंड कर रही है, इससे भी बिजनेस साइकिल इफेक्ट हो सकती है। अगर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करेगी तो मनी का फ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा लोगों पे, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, उस हिसाब से कोडिस भी जाएगा। गवर्नमेंट कम स्पेंड करेगी तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा, जिसकी वजह से मनी सप्लाई फॉल होगी और चीजें बिगड़ जाएंगी। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा। ये बात कर रहा है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ये पढ़ी है क्या आपने? 12th में पढ़ी थी ना। एक चैप्टर था बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एडीएस अप्रोच पढ़ते थे आप शायद। उसमें आता है एडीएस अप्रोच, डेफिशिएट एक्सेस डिमांड हो जाता था, उसे ठीक करने के लिए फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट करती थी एक्सपेंडर रिसीट से, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई करता था, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, याद है आपको ऐसा कुछ? हाँ, ये उसकी बात कर रहा है, आपको कुछ आपके सिलेबस में नहीं, बस नाम याद रखना। और लास्ट बेटा फिफ्थ पॉइंट लिखो, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई भी आपने 12th में पढ़ा है, मनी एंड बैंकिंग में। मनी सप्लाई का मतलब है पब्लिक के पास कितना पैसा है। अरे पब्लिक के पास ज्यादा पैसा होगा तो डिमांड क्या करेगी, ज्यादा, उस हिसाब से कोडिस भी राइज करेगा। पैसा, मनी सप्लाई कम होगा तो डिमांड कम होगी, कोडिस भी फॉल करेगा। क्लियर है एकदम? अच्छा, सिक्स्थ वाला जो है ना, इंटरनल में सिक्स्थ वाला, बेटा इसको बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए प्लीज। और सिक्स्थ वाला है साइकोलॉजिकल कॉज, ये हेडिंग है साइकोलॉजिकल कॉज। अभी लिखवाऊंगा, इसके नीचे आपका स्पेस बच रहा है ना पूरा, हाँ इसको छोड़ देना, यहीं छोड़ देना, अभी इस पे आएंगे वापस। इंटरनल में यही है, अभी इंटरनल खत्म नहीं हुआ, मुझे कुछ बातें और करवानी है इंटरनल में, बट अभी आपका चार्ट ऐसा बन रहा है कुछ। पहले एक्सटर्नल में आता है, एक्सटर्नल में कुछ नहीं है, नाम नाम है बस, फटाफट देख लो एक्सटर्नल। नंबर 1 पे आओ, सबसे पहला वॉर्स। वॉर्स आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये बिजनेस साइकिल को अफेक्ट कर सकती है, दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सटर्नल कॉज। 3 मिनट का ब्रेक बेटा। शेयर के साथ तो ज्यादा ट्रेडिंग है। क्रूड ऑयल पूरा वहीं से आता है। गंदी सोच है यार, ये नहीं पता नहीं। तेरा दोस्त है ना। मैंने तो बताया नहीं, ये सारी मेरी बात है। मुझे तो अपने कितना 100 रुपए निकाल रहे हो, मुझे नजर तक तो 100 रुपए। चोर है तो, नहीं, मेरी नजर नहीं है। तेरी नजर थी, तू ऐसे बात करता। अरे वो मेरी आकाश की नजर वही थी ना। गर्दन में मोच है ना, पहले इधर बहुत मोच आती है। है? ठीक हुआ? क्या हो गया? अरे वो कह रहे थोड़ी अलग
इस फॉर्मूला से अमाउंट निकाल देखिए हमारा मेरे वाले अपन ने 5,000 यार मैं शॉर्ट फॉर्म में नहीं मार रहा मैं मिक्स भी मैं तो नहीं है आते भाई डिस्काउंट के लिए 8,000 वाले डिस्काउंट के लिए है ना तो पहले अपन 9,000 से निकालेंगे 9,000 का टोटल 40,000 अरे भाई मैं अपने एक और अकाउंट बना लो काम ही नहीं होता है देखता हूँ मैं तो 2 अकाउंट जब मैंने तो कह रहा पहले एक अकाउंट से चलाओ फिर लिंक भेजो क्या सही है तुम्हारी जिंदगी में भी 4 मिनट सुख हो जाता होगा बीच में मॉनेटरी एंड फिस्कल 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 बेटा फिस्कल मतलब होता है ऐसी पॉलिसी जिसमें ना गवर्नमेंट का रोल होता है गवर्नमेंट के खर्चों का और गवर्नमेंट के रिसीट्स का मॉनेटरी मतलब ये पॉलिसी आरबीआई हैंडल करता है 12th में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है आपने पढ़ा था मनी सप्लाई बढ़ा देता है कम कर देता है रेपो रेट बैंक रेट ये सब मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हाँ हाँ ताकि मनी सप्लाई कम हो जाए ऐसे पढ़ा था ना वो मॉनेटरी पॉलिसी हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी कराऊंगा साइकोलॉजिकल कॉस्ट मैं एक मैसेज डाल हम मैसेज ही डालना बेटा
वो मत क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते आंसू निकल जाते हैं, मैं क्या करूँ भाई। इसके बच्चे ही ऐसे होते हैं, कुछ नहीं होता। अच्छा भाई, एक्सटर्नल वाले कॉज पे आओ। अरे दीदी बस करो, शेयर बाद में कर लेना। कुछ नहीं रखा है, करनी है यार, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कर रखा। कुछ नहीं रखा है इसमें भाई। आ जाओ भाई, एक्सटर्नल कॉज में नेक्स्ट आ जाओ। एक दोस्त पोस्ट, एक को रखा हूँ एग्रीगेट बना के। ओ माय गॉड, नहीं ऐसा नहीं है ऐसा ही है भाई, मैथ्स भी बनाता है बहुत अच्छा है क्रिकेट। बहुत। जितने जो मैथ्स वाला हो उनके लिए मैथ बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे लेवल पे है नहीं ना, वो बिल्कुल घटिया मैथ्स है। ट्वेल्थ के कंपैरेटिवली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे। जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है मेरे लिए बेचारा। दिक्कत है जो नॉन मैथ्स वाला पढ़ते ही क्या है, टीवीएम पढ़ते हैं ज्यादा ही ज्यादा और स्टैट्स और एला बस। उसी में पास हो जाओ। 5 नंबर का आता है भाई, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 5 नंबर की वेटेज होती है भाई। 2 नंबर का 2 नंबर का अब आता पता नहीं कितना हो गई, क्लास ही खत्म हो गई भाई। आ जाओ, नोट करो भाई, नोट करो भाई। भाई काश भाई 1 मिनट रुको। बेटा एक्सटर्नल कॉज में लिखो वॉर, सेकंड है पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन, थर्ड लिखेंगे बेटा टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल शॉक, फोर्थ लिखेंगे नेचुरल फैक्टर्स, और फिफ्थ लिखेंगे बेटा जय भाई का फेवरेट पॉपुलेशन ग्रोथ। लार्ज कर देते तुम हट के, बता जोक को इतना था नहीं। जय कुछ हो रहा है, मेरा फेवरेट, मेरा फेवरेट। ये हो गया भाई। देखो वॉर्स भाई एक्सटर्नल कॉजेज है, बिजनेस साइकिल को इफेक्ट करेगी। बड़ा पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन का मतलब है जब वॉर खत्म हो जाती है ना, उसका इंपैक्ट पता है आपको, इकोनॉमी ना गिर जाती है भाई, इकोनॉमी तो टूट गई ना। अब वो वहां पे अपनी बिजनेस साइकिल को संभालेगी या अपने लोगों को संभालेगी, लोगों को। तो उससे बिजनेस साइकिल में बड़ा इंपैक्ट आता है पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में, तो वो भी फ्लक्चुएट करता है। टेक्नोलॉजिकल शॉक्स मतलब आपकी जो वर्ल्ड है उसमें टेक्नोलॉजी कैसे चल रही है, अगर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई तो भाई इकोनॉमी क्या फेस करेगी, रिसेशन ओ एक्सपेंशन। अगर टेक्नोलॉजी बेकार होने लग गई फ्यूचर में तो वो क्या होगा, रिसेशन। तो टेक्नोलॉजी में भी डिपेंड करता है। नेचुरल फैक्टर लाइक कोई क्लैमिटी आ गई, अर्थक्वेक वगैरह आ गया तो रिसेशन फेस हो जाए। पॉपुलेशन ग्रोथ जय भाई से पढ़ लेना। अब यहां पर आओ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो इंटरनल कॉजेज में ना ये जो पॉइंट्स है ना, ये इकोनॉमिस्ट ने दिए हैं, और आपको कुछ भी करके इन इकोनॉमिस्ट का नाम याद करना पड़ेगा। कौन से इंटरनल कॉज किस इकोनॉमिस्ट ने दिए, प्लीज याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला इफेक्टिव डिमांड वाला, बेटा क्वेश्चन बनेगा, इससे पहले बता रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनल कॉज एक्सटर्नल कॉज, या बोलेगा कि जो इफेक्टिव डिमांड वाला है वो किसने दिया, या साइकोलॉजिकल कॉज किसने दिया। ठीक है, नाम याद रखना है। इफेक्टिव डिमांड दिया था बेटा कीनेस ने, प्लीज नाम याद रखना है। अरे कीनेस, कीनेस बोलते हैं इसे बेटा, कीन्स नहीं है, कीनेस है, कीनेस कीनेस। हम्म? अबे जल्दी कर, कीनेस ठीक है। सेकंड पॉइंट आओ बेटा, मनी सप्लाई में लिखेंगे बेटा हॉट ट्रे, कीनेस हॉट ट्रे, ये दो लोग हैं। और साइकोलॉजिकल को बेटा प्लीज 3 पार्ट में डिवाइड करो। साइकोलॉजिकल कॉज को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, कुछ हेडिंग होगी इसकी, हेडिंग्स आएंगी, बस हेडिंग हेडिंग है। थोड़ा सा पॉइंट भी आएगा। अबे इतना ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा है, छोटा छोटा है बिल्कुल, एक एक दो दो लाइन है, एक एक दो दो लाइन। बेटा साइकोलॉजिकल कॉज, साइकोलॉजिकल कॉज मतलब समझ रहे हो, दिमाग का गेम है। तो भाई इंटरनल कॉज में ना साइकोलॉजिकल कॉज बोलता है कि बिजनेस साइकिल में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्या आने वाला है, ये सब दिमाग का गेम है सारा। अब इस दिमाग का गेम कैसे है, इसको 3 इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग लेवल पे समझाया। बेटा सबसे पहले साइकोलॉजिकल कॉज में पहला है पिगो,
पीहू बोला। सेकंड थे बेटा स्कम्पीटर, बच्चे के लिए पेपर में ही स्कम्पीटर्स। और बेटा नेक्स्ट था निकोलस कार्डर कॉबवेब। निकोलस कार्डर कॉबवेब, इसे ना प्यार से कॉबवेब थ्योरी भी बोलते हैं, प्यार से प्यार से बेटा इसके घर वाले बोलते होंगे। लिख लिया? तीन लोग हैं, तीन थ्योरी है, तीनों ने साइकोलॉजिकल कॉज पे दिया हुआ है। बेटा प्लीज प्लीज नाम याद रखना, 5 नाम दिए मैंने अभी तक आपको। सबसे पहले इफेक्टिव डिमांड, कीनेस, मनी सप्लाई और ट्रेड। फिर साइकोलॉजिकल में 3 लोग थे, उन्होंने 3 थ्योरी दी। पहले पिगो, अबे पीहू पीहू मत करो तुम, पिगो, स्कम्पीटर और निकोलस कार्डलर कॉबवेब। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला देखो बेटा, यहाँ पे ना सबसे पहले भाई क्या आया, इसने क्या बोला, इसमें लिखना बिजनेस एक्टिविटीज आर based on anticipation of business community and are affected by waves of, बस एक वर्ड को ध्यान रखना ये वाला, ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। जब भी आप पिगो की थ्योरी देखोगे साइकोलॉजिकल कॉज, आपको पूरे आंसर में बस एक वर्ड ढूंढना है, ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। पिगो ने बोला कि बिजनेस साइकिल कैसा फेस करेगी ये टोटली डिपेंड करता है साइकोलॉजी पे। अगर अगर आपकी साइकोलॉजी कंज्यूमर्स की ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब समझते हो, पॉजिटिव, आपको लग रहा है कि इकोनॉमी बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, पक्का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आप खर्चा लगाओगे दबा के। आपको लग रहा है ना भाई खर्चा करने स्टार्ट कर दोगे आप, तो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल कॉज में अगर ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी है तो आपका एक्सपेंशन फेज आएगा। लेकिन अगर आपकी कंट्री में जो लोग है वो पेसिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक मतलब उन्हें नेगेटिव लग रहा है कि यार कोविड आने वाला है, खर्चा होगा नहीं, देखो जॉब छूट जाएगी, ऐसा उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है, तो वो अपने एक्सपेंडिचर्स को रोक देंगे, डिमांड फॉल करवा देंगे, उसकी वजह से रिसेशन फेज आ जाएगा। तो साइकोलॉजिकल कॉज में पिगो ने बोला ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो वेव है वो ऑप्टिमिज्म है या पेसिमिज्म, इस पे डिपेंड करेगा। आ जाओ स्कम्पीटर। स्कम्पीटर ने क्या बोला बेटा, इसको लिखो स्कम्पीटर्स इनोवेशन थ्योरी। बेटा इसकी थ्योरी का नाम याद रखना, और बस आप एक चीज समझ लो, जहां पे वर्ड आ गया कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल में इनोवेशन, टर्म समझ लेना, इनोवेशन जहां पे दिख गया कंप्यूटर की थ्योरी है। अब इसने क्या बोला समझो, कह रहा कंप्यूटर इनोवेशन थ्योरी कॉमा ट्रेड साइकिल अकर as a result of innovation which takes place in the system from time to time. From time to time. साइकोलॉजिकल कॉज में पिगो ने ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक बताया, स्कम्पीटर ने इनोवेशन को रीजन बताया। वो कह रहा है अगर आपकी इकोनॉमी में इनोवेशन हो रही है तो आप एक्सपेंशन फेस करोगे, अगर इनोवेशन नहीं हो रही तो रिसेशन फेस हो सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा, इसने बोला कि इनोवेशन कैसे चल रही है। नेक्स्ट लास्ट लिख लो बेटा, निकोलस कार्डलर कॉबवेब, इसको बोलते हैं कॉबवेब थ्योरी। कॉबवेब थ्योरी
अब इसने क्या बोला, इसने बिल्कुल लॉजिकल बात करी, बिल्कुल सिंपल बात करी। ये कह रहा है बिजनेस साइकिल results from the fact that present prices substantially influence the production at some future date। अंडरलाइन करना, कॉबवेब थ्योरी ने क्या बोला, प्रेजेंट प्राइसेस सब्सटैंशियली मतलब आगे जाके प्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगे ऑन अ फ्यूचर डेट। ये बोला कॉबवेब थ्योरी ने। कह रहा है अगर आपको अभी अभी किसी चीजों के प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं तो बेटा फ्यूचर में एक्सपेंशन आएगा। पता क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज है, मान लीजिए पहले इसके प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, मैं प्रोड्यूसर हूं, मुझे पता लगेगा इसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो इसको इसमें प्रॉफिट है, मतलब तो मैं इसकी प्रोडक्शन क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा, बाकी चीजों की प्रोडक्शन रोक के इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा। अगर इसके प्राइसेस कम हो जा रहे हैं और मैं इसका प्रोड्यूसर हूं तो मुझे लग रहा है इस प्रोडक्ट का फ्यूचर नहीं है, तो इसके रिसोर्सेज को शिफ्ट करके कहीं और लगाऊंगा, इसकी प्रोडक्शन कम करूंगा। तो वो कह रहा है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि फ्यूचर में किसकी प्रोडक्शन होने वाली है। क्लियर एकदम पक्का बेटा? तो मैंने आपको 5 लोगों के नाम दिया, प्लीज इन 5 के नाम याद रखना। इफेक्टिव डिमांड में कीनेस, मनी सप्लाई में हॉट रेट, इंटरनल कॉज में एक साइकोलॉजिकल कॉज है जिसमें 3 लोगों ने अलग अलग बातें करी थी। पिगो ने ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म बताया था, स्कम्पीटर ने इनोवेशन थ्योरी दी थी, और निकोलस कॉबवेब थ्योरी जो है उसने बोला था कि प्रेजेंट के प्राइसेस सब्सटैंशियली इफेक्ट करेंगे फ्यूचर की प्रोडक्शन को। प्रेजेंट के प्राइसेस सब्सटैंशियली इफेक्ट करेंगे फ्यूचर की प्रोडक्शन को। ये बात समझ आती है बेटा? किसने? पिगो ने बेटा ये बोला था कि आपकी जो बिजनेस साइकिल है वो सोच पे डिपेंड करती है लोगों की। सोच कैसी है, ऑप्टिमिज्म है या पेसिमिज्म है? ऑप्टिमिज्म मतलब आप लिख लो ब्रैकेट में पॉजिटिव सोच। अगर आपकी कंट्री में लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा, तो अच्छा होगा। अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो सब बुरा होगा। क्लियर है बेटा? तो आज हमने 2 टॉपिक करे। सबसे पहला टॉपिक क्या था? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स की बात करूं तो 3 कैटेगरी में डिवाइड थे। एक थे लीडिंग, लैगिंग, कंकरेंट। लीडिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो हमें फ्यूचर का बताएंगे, मतलब वो बिजनेस साइकिल कैसा फेज लेने वाली है वो पहले ही बता देंगे। इतनी बात समझ आती है? अगर मैं बात करूं बेटा लैगिंग इंडिकेटर्स की, तो वो हमें फ्यूचर की जगह पास्ट का बताते हैं, मतलब बिजनेस साइकिल में क्या हुआ है ये हमें होने के बाद बताएंगे कि एक्सपेंशन हुआ था तो एक्सपेंशन हो गया। फिर थर्ड आता है कंकरेंट या कोइंसिडेंट, जो साइमल्टेनियसली बताते रहते हैं कि अभी बिजनेस साइकिल में क्या चल रहा है। तीनों के एग्जांपल याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने कॉजेज बताए। कॉजेज 2 कैटेगरी में, इंटरनल कॉज और एक्सटर्नल कॉज। इंटरनल कॉज आपकी इकोनॉमी के अंदर आपके कंट्रोल में है, और कॉजेज आप देख सकते हो इफेक्टिव डिमांड में फ्लक्चुएट आना, ये किसने दिया था? कीनेस ने। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई किसने दिया था? हॉट रेट। फिर आए साइकोलॉजिकल, उसमें 3 थे, पिगो, स्कम्पीटर, कॉबवेब। पिगो ने बोला था ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म पे डिपेंड करता है, कंपीटर ने बोला इनोवेशन पे डिपेंड करता है, कॉबवेब ने बोला प्राइसेस डिसाइड करेंगे फ्यूचर की प्रोडक्शन। और एक्सटर्नल वाले सिंपल है, बस नाम लिखना, वॉर, पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजिकल शॉक, नेचुरल फैक्टर, पॉपुलेशन ग्रोथ। क्लियर है? पक्का एकदम? तो बेटा इसी के साथ आपका टॉपिक जो है समाप्त होता है। ठीक है, अभी हमारे पास 10-15 मिनट है, तो हम एक काम करते हैं, हम ना क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। सारे बच्चे शांत एकदम चुप। बेटा एक कॉपी पेन निकालो, इसी के पीछे कर लो। आराम से क्वेश्चन चलाता रहूंगा, आपको आंसर्स करने हैं फटाफट अपने लेवल पे, जितना आपको समझ आ रहा है, जितना आपको समझ आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। 1 2 3 जितना आपसे हो पा रहे हैं। सबसे पहले आप कर लो। हाँ जी, लिख, अच्छा ऐसे डिस्कस कर लेते थे। मैं सोचा पहले लिख तुम कर लेते। शान देखो भाई, कॉपी वॉपी रख दो, आराम से देख लो बस। द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू, अब आराम से थोड़ा ध्यान से ये चीज को देखना है, ups and downs in production of commodities, fluctuating levels of economic activity over a period of time, decline in economic activity, B। ठीक है, बी करेक्ट है।
किसी को डाउट है बी क्यों करेक्ट, इनकरेक्ट, बी कैसे करेक्ट है? देखो पहले वाला कह रहा है अप्स एंड डाउन इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। क्या बिजनेस साइकिल अप्स एंड डाउन तो बताता है, लेकिन क्या सिर्फ कमोडिटीज की प्रोडक्शन की? ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी की ना। थर्ड तो हो नहीं सकता, वो डिक्लाइन की बात कर रहा है, और फोर्थ हो नहीं सकता, वो इंक्रीज की बात कर रहा है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रिदमिक फ्लक्चुएशन थी इकोनॉमिक एक्टिविटी की, जो बिजनेसेस फेस करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड पे आओ। आपने सही लिखा है, सही लिख रहा है मतलब। थैंक यू भाई। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओहो, अब यहाँ देखो तुम कंफ्यूज होगे। बस यही क्वेश्चन है, बस यही क्वेश्चन है जिनमें थोड़ा पंगा दे सकता है। वो कह रहे हैं जहां पे ना जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन होती है, मतलब नीचे जाना, फिर फेस कौन सा होता है वो? कॉन्ट्रैक्शन। उसका एक और नाम रिसेशन, उसका एक और नाम। अच्छा आप बताना कौन सा है बेटा? बी भी कॉन्ट्रैक्शन फेज है, रिसेशन भी है, तो दोनों है फिर तो बिजनेस साइकिल को टिक कर देंगे। तो बिजनेस साइकिल को टिक कर देंगे भाई, कह रहा है। अरे अब देखो यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन है जो आपको प्रैक्टिस चाहिए। अब ये टेस्ट में दूंगा ना, आप कहोगे आपने तो दोनों बेटा देखो, अब टेक्निकली जब आईसीए अपना आंसर देगा, आप बी लिखोगे तभी उसके मार्क्स मिलेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, मॉड्यूल से बिल्कुल मजे नहीं लेने। और ये बात ना आप अभी से याद रख लो, अगर आपको पास होना है, पास होने का की ही मॉड्यूल है। अभी तो फाउंडेशन लेवल है थोड़ा, क्योंकि सिलेबस इतना इजी है ना, तो मॉड्यूल से बाहर निकलते हैं क्वेश्चन। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे बेटा, आपका पेपर जो है वो मॉड्यूल तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इंटर ग्रुप 1 में आप मॉड्यूल को स्टिक करके चलो, बढ़िया 60-70% आ जाएगा। इंटर ग्रुप 2 में आप मॉड्यूल को स्टिक करके चलो, 80 से 90% पेपर एग्जैक्ट नंबर तक चेंज नहीं करते। एग्जैक्ट वही एग्जाम्पल नंबर तक चेंज नहीं होता, ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आपको लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन। मेरे हिसाब से इसमें कॉन्ट्रैक्शन फेज आएगा, रिसेशन नहीं आएगा। ऑल्दो सर दोनों ही करेक्ट है, बिल्कुल बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, क्योंकि दोनों चीज है। बट वहां पे ना कॉन्ट्रैक्शन फेज लिखा है, फेज। उस फेज लिखने की वजह से वहां पे बी को थोड़ा ये वेटेज दे देंगे, मुझे लग रहा है। बेटा डिक्लाइन कहां पे होता है? बेटा ऐसे बेटा आपका ना मजाक के चक्कर में ना अटेम्प्ट पीछे चला जाएगा। क्या मजाक कर रही हूँ बेटा, जिंदगी के साथ मजाक हो जाएगा आपकी। मजाक मत करो यहाँ पे, फिर आपको दिमाग में आएगा सर ने क्वेश्चन तो बताया था, मुझे यही लग रहा था यही होगा, ऐसे जाएगा। फिलहाल एक बार चेक करना यार, इसका आंसर क्या है? कॉन्ट्रैक्शन फेज होना चाहिए। सेकंड का बी है, 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 बी है। अच्छा, द trough of business cycle occurs when dash hits its lowest point. बेटा समझ के, ट्रॉ जो है, ट्रॉ क्या था? डिप्रेशन वाला पॉइंट, जिसमें इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? हाईएस्ट। ग्रोथ क्या होती है? नेगेटिव। अब ध्यान से सारे फैक्टर सुनना। ट्रॉ वो पॉइंट है जहां पे डैश हिट्स लोएस्ट, मतलब ये चीज सबसे कम होनी चाहिए। पहला इन्फ्लेशन, सर इन्फ्लेशन जो है, मनी सप्लाई, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अरे अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो मैक्सिमम होगा बेटा, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज हाईएस्ट होती है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, दैट इज एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पे पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? अपने लोएस्ट पे। अच्छा, अगला लोएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल, डी ट्रॉ। महक बेटा मैं टकरे मान लूंगा दीवारों पे, बता रहा हूँ। बिजनेस साइकिल का लोएस्ट पॉइंट क्या है? मैं टकरे मान लूंगा दीवारों पे, तुम अगर पीक बूम बोलोगे इसमें तो। ट्रॉ आ गया लोएस्ट पॉइंट बिजनेस साइकिल का। अब आओ देखो, चांस लीडिंग इंडिकेटर्स, लीडिंग कौन से होते हैं? पहला से पढ़ो। अबे हाँ तूने बोल दिया, अभी सुन लिया मैंने। लीड अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव along with the level of economic activity। अबे क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ चलते हैं? वो तो कॉन्करेंट होते हैं। वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव इन एडवांस। अच्छा थर्ड भी पढ़ लेते हैं, अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव कॉन्जिक्वेंट, ये तो पता नहीं क्या है, बी है बेटा ऑप्शन, जो एडवांस में मूव होते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा प्लीज देखो, अब ये कह रहा है, पता है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर इतना पढ़ना ही क्यों है? यहीं पे तो आप गड़बड़ कर देते हो। आप ना एक्साइटमेंट हो जाती है आपके अंदर जब आपको आंसर आता है, और आप उसी एक्साइटमेंट के चक्कर में ना बाकी ऑप्शन ढंग से पढ़ते नहीं हो। प्लीज चारों, अगर आपको आंसर मिल भी गया ना, एक बार पेपर में बाकी आंसर पे बिल्कुल नजर मारना अच्छे तरीके से, गड़बड़ हो जाएगी छोटे छोटे वर्ड से।
क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं रूल क्या है। यहाँ पे रूल पता है क्या है? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर नहीं बताना, यहाँ पे आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बताना है। अब अगर आप करेक्ट आंसर के चक्कर में रह गए ना, और मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें पहला ऑप्शन रिसेशन होता, तो आप तो बिना पढ़े टिक कर देते रिसेशन। तभी मैं बोल रहा हूँ मोस्ट एप्रोप्रिएट पे टिक करना है, चारों ऑप्शन रीड करने पड़ेंगे अच्छे से, जल्दीबाजी मत करो। A variable that tends to move later, बहुत बढ़िया। इंडस्ट्रीज जो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, कैपिटल एंड नॉन ड्यूरेबल, देखो नॉन ड्यूरेबल बोल रही है ना, लाइक ड्यूरेबल। बेटा नॉन ड्यूरेबल मतलब ब्रेड, मिल्क, मक्खन, अनाज, आटा, चावल। बेटा छोड़ दो कि बिजनेस साइकिल रिसेशन में जा रही है। ऑप्शन नंबर डी है बेटा कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट आओ। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल कॉज एग्रीगेट डिमांड कब रहे। अरे रे ये बेटा ये डिमांड का क्वेश्चन आ गया, ये ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज हो रही है ना, डिमांड का हाँ शिफ्ट टू द लेफ्ट होगा। हाँ। ये क्वेश्चन उसका नहीं है, बिजनेस साइकिल का नहीं है, डिमांड का आ गया। कोई नहीं से छोड़ दो गया। हाँ वैसे डीएल शिफ्ट टू द लेफ्ट होगा जब गवर्नमेंट, वैसे मैं बता दूं क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुई है। अब जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी तो लोगों के पास पैसा क्या जाएगा, कम। उसकी वजह से वो डिमांड क्या करेंगे, कम। अब आपको मुझे नहीं पता, पहले याद है जब डिमांड जो है फॉल होती है अदर फैक्टर में चेंज आने से, तो डिमांड शिफ्ट होती है टुवर्ड लेफ्ट, प्राइस में होती है तो मूवमेंट होती है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। तो उसका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन। रीड करना पड़ेगा, इनमें से कौन सा डज नॉट अकर, एक्सपेंशन में अकर नहीं होता। कंज्यूमर परचेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ गुड्स टेंड टू इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एज डिमांड ऑफ लेबर राइज। अच्छा एम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज होती है। बिजनेस प्रॉफिट एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस टेंड्स टू इंक्रीज। बी होगा, बी तो हो नहीं सकता, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, कंज्यूमर परचेज और, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, डी होगा इसका आंसर। भाई कंज्यूमर परचेज ऑल टाइप ऑफ कमोडिटी मतलब डिमांड बढ़ती है। आपको याद है ना कोडिस भी राइज होता है, डिमांड बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है बेटा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। बिजनेस प्रॉफिट, प्रॉफिट भी बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड इनकम। तो नन ऑफ दी अबव ही आंसर एप्रोप्रिएट लग रहा है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टिपिकल बिजनेस साइकिल। सर बुक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो क्या? हाँ जी बेटा बुक के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, थोड़ा टाइम बच गया था बस। कितने क्वेश्चन है इसमें? बहुत सारे, 27। चलो पीछे से आ जाओ। विच ऑफ, बीच के आप थोड़े देख लेना, थोड़े और कर लेते नीचे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। कॉज बोला है, कौन सा कॉज है बेटा? इफेक्टिव डिमांड, तीनों इंटरनल है, आपको याद है? अच्छा इफेक्टिव डिमांड वाला किसने दिया था? कीनेस। मनी सप्लाई, हॉट ट्रे, उसकी ट्रे बहुत हॉट है। अबे तुम यार बड़ी गंदी, एक तो मैं तुम्हें चीट कोड बता रहा हूँ याद करने के, तुम गंदा गंदा सोच रहे हो यार। अबे शांत रह जा यार। एक अकॉर्डिंग टू कीनेस, अब देखना ही नहीं है कीनेस ने क्या दिया था, फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, ए पॉइंट। इनोवेशन किसने दिया था? कंप्यूटर। इनोवेशन किसने दिया था? मनी सप्लाई किसने दिया था? अबे गंदे बच्चे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बेटा? बिजनेस साइकिल करेक्ट बोला, करेक्ट कौन सा सही है? बिजनेस साइकिल लार्जली अफेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर। अरे नहीं करता, बताया था ना एग्रीकल्चर, और उसके लिए तो लेस प्रोन था। बिजनेस साइकिल लार्जली अफेक्ट स्मॉल एम्प्लॉइज, ये हो सकता है। बिजनेस साइकिल लार्जली अफेक्ट ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बट बिजनेस सेक्टर इन पर्टिकुलर लार्जली अफेक्ट्स ऑल दी सेक्टर। भाई बिजनेस साइकिल मैंने बताया था परवेसिव है नेचर में, एट ऑल लेवल लगेगा, लेकिन उसने बोला पर्टिकुलरली बिजनेसेस को तो ज्यादा अफेक्ट करेगा। तो ये हाँ ये सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है, द बिजनेस साइकिल अफेक्ट्स लो वेज वर्कर्स, ऐसा भी कुछ सी होगा। सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ऑल्दो स्मॉल एम्प्लॉयज को भी अफेक्ट करता है, ऊपर वाले को बिल्कुल ही करता। कौन सा नंबर? सी, ये होगा बेटा 25। सी है, ठीक है। फिर से रिपीट करो, मोस्ट एप्रोप्रिएट पे जाना है, करेक्ट नहीं देखना, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। बेटा बिजनेस साइकिल लार्जली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। अच्छा एक बार फीचर खोलना, फीचर खोलो, थर्ड पॉइंट देखना, फीचर्स की हेडिंग का थर्ड पॉइंट देखो, परवेसिव इन नेचर, उसमें लिखा हुआ है जनरली
इन और फिर पर ट्रांसमिट होता है। कह रहे जनरली बिजनेस साइकिल ओरिजिनेट फ्री मार्केट इकोनॉमी। व्हाट इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी? बेटा फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है जहां पे प्राइवेट सेक्टर्स का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता दादा। तो ये आपके नोट्स में था नहीं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, बट मैंने बता दिया, तो थोड़ी बहुत बातें हैं। द इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट इन पोजेशन ऑफ मेजर एसेट, गवर्नमेंट होती है एसेट के मेजर उसमें ना। इकोनॉमी वेयर प्राइवेट फर्म्स कंट्रोल मेजर एसेट। एक बार सी और पढ़ लो, डी तो हो नहीं सकता। इकोनॉमी वेयर प्राइसेस कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है, बी लग रहा है अभी। इकोनॉमी वेयर डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन आर टेकन बाय पब्लिक सेक्टर, पब्लिक भी गवर्नमेंट होता है। तो बेटा कौन सा बच गया? बी। द इकोनॉमी वेयर प्राइवेट फर्म्स कंट्रोल मेजर एसेट। अच्छा महक बताइए, अब सारे चुप हो जाना। महक 23। अब इंडिविजुअली पूछेंगे, ठीक है, ताकि बेइज्जती हो सबकी। मजाक करो, मैं कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से बोलो। मैं इकोनॉमिक इंडिकेटर is required to predict the turning point of business cycle। मैं टक्कर ही मार लूंगा मैं। या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है, ये थोड़ा गड़बड़। देखो पता क्या, अब दो चीजें हैं, अब दो चीजें, रुको। पहला, अगर आप प्रिडिक्ट वर्ड पे फोकस करो तो प्रिडिक्ट तो सिर्फ लीडिंग ही करता है टेक्निकली, लेकिन बेटा ऑल भी हो सकता है। कौन सा और सारे ऑप्शन है यहाँ पे मैंने जब इंडिकेट, सुन लो रे, लॉजिक सुन लो। इसका आंसर क्या पहले बता? डी है। डी है। अब मैं बता दूं कैसे इन्होंने डी बोला होगा। मैं बिल्कुल सही है, आपने ए प्रिडिक्ट बोल के बोला। प्रिडिक्ट का मतलब आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है आपका लॉजिक। बट मैं बताता हूँ इन्होंने क्या सेंस दिया होगा यहाँ पे। बेटा इंडिकेटर्स की डेफिनेशन जब मैंने कराई थी ना, इंडिकेटर्स का ही मतलब था जो प्रिडिक्ट करते हैं। अब प्रिडिक्ट कैसे करते हैं? प्रिडिक्ट तीन तरीके से कर सकते हैं, या तो आपने चीज के होने से पहले प्रिडिक्ट कर दिया, तब वो क्या होगा? लीडिंग। अगर आपने चीज होते होते प्रिडिक्ट कर दिया, कंकरेंट। और चीज होने के बाद प्रिडिक्ट करे तो प्रिडिक्ट तो तीनों में हो रहा है ना, तो इसीलिए इन्होंने ऑल ऑफ दी अबव बोला है। बट देखो यही क्वेश्चन है, यही है बेटा। लैगिंग में ना प्रिडिक्शन नहीं चलती, लैगिंग में ना कंफर्मेशन मिलती है। सही बोल रहा है, वही मैं यही तो समझाना चाहता हूँ। देखो बिल्कुल क्वेश्चन देख के यही लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट हुआ। नहीं नहीं नहीं, अगर आप देखो एक्चुअल प्रिडिक्शन तो सिर्फ लीडिंग वाले में होती है ना, एक्चुअल प्रिडिक्शन तो लीडिंग वाले में होती है। बिफोर आफ्टर वही बेटा बेटा लैगिंग में टेक्निकली प्रिडिक्शन तो होती नहीं है ना। प्रिडिक्शन कैसे हो सकती है लैगिंग में? तो यही मैं इंडिकेटर तो मानते ही है ना। हाँ, ये नहीं, इन्होंने इसी सेंस में बोला है। हाँ। तभी मैं आपको यही मेरा रीजन है आपको क्वेश्चन करवाने का। एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको गड़बड़ देंगे, प्लीज उन्हें थोड़ा सा याद करके चलना कि इसमें मॉड्यूल में आंसर था। टेक्निकली प्रिडिक्शन से ये आपको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, बट इसमें डी भी इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा और हाँ बेटा रुक जा, इतना ज्यादा ना, अगर आपको जाना है आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई है। अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल अकर्स ड्यू टू ऑनसेट ऑफ इनोवेशन। कंप्यूटर इनोवेशन दी थी भाई ने, तो कंप्यूटर है ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर? आ जाओ बेटा, अब आपको याद नहीं होगा, एक बार निकाल लो। कोइंसिडेंट का एग्जांपल नहीं है, चार्टा पड़ेगा, इन्फ्लेशन था वहां पे ना। एक बार चेक करना, न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट किसका था? न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट लीडिंग का था, है ना। अब आप बोलोगे सर आपने रिटेल सेल तो लिखवाया नहीं, एक बार चेक कर लेना, शायद पैराग्राफ में लिखा होगा तभी इन्होंने दे दिया, नहीं लिखा चलो कोई नहीं। अब ये तो देखो न्यू ऑर्डर ऑफ प्लांट तो लीडिंग का था, तो कंकरेंट का तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें बेसिस को उन्होंने लगा दिया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इन्फ्लेशन तो लिखा था ना एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन और दिखा दूं यार मैं आपको। अच्छा ये प्लीज 15 क्वेश्चन में फोकस कर लेना, ये एक और पॉइंट है। पीक एंड ट्रॉ ऑफ द बिजनेस साइकिल आर ऑल्सो नोन एज कलेक्टिवली एज टर्निंग पॉइंट। ये नोट्स में ऐड करो अपने बेटा, प्लीज ये नोट्स में ऐड करेंगे। आप वहां गए थे ना फेजेस वाले चार्ट पे, जो डायग्राम बनाया था हमने, उसमें आओ, इसमें मार्क कर लो, यहां लिख लो ना, यहां लिख लो, यहां लिख लो, ऐसे लिख लो बेटा। ये पीक है, ये ट्रॉ है। पीक और ट्रॉ, इन दोनों को बेटा क्या बोलते हैं?
टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल, प्लीज इसे याद रखना। और मतलब अगर बोला भी ना हो तब भी थोड़ा लॉजिक से चलो, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस साइकिल का फेज ही चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाट इज टर्निंग पॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन है। एक बार 12 देख लो, 12। अब इसमें थोड़ा कल लगा लेना, खुश मत हो जाना पहला पढ़ते ही। 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल आर, वो उधर हो नहीं रहा है। एक्सपेंशन दिख रहा है, पीक दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, ट्रॉ दिख रहा है, सारे नलायकों। अच्छा सी में देखना एक बार, एक्सपेंशन भी है, कॉन्ट्रैक्शन भी है, पीक भी है, ट्रॉ भी है। एक्सपेंशन के बाद तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं ये अरे भाई मेरे से भी गलती, अबे हो जाता है भाई, मैंने तो पढ़ लो भी बोला था। पढ़ रहे हो तुम, फोन चला रहे हो तब से। मंडी चढ़ा नहीं नहीं ठीक है, ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। चलो बस ठीक है, बाकी आप देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना भाई। चलिए भाई सुनो सुनो, बिजनेस साइकिल खत्म हो चुका है बेटा, बिजनेस साइकिल खत्म। अब आपसे हम मिलेंगे मंडे को, मंडे को हम स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड वाला टॉपिक, फिर टेस्ट भी है ना मंडे को।